हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम क्रिया की रचना जो वो वाले थे, प्रयोग और कर्म के आधार पर थे, वो प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा ही सा है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज जल्दी हो जाएगा आज। ठीक है, चलिए। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या क्या है। रूढ़ क्रिया, जिसे कहते हैं मूल क्रिया भी कहते हैं, वे क्रियाएं जो मूल धातु से बनी होती हैं। मूल धातु कौन सी है? पढ़। मूल धातु कौन सी है? खा। इसमें ना प्रत्यय लगा करके पढ़ना, इसमें ना प्रत्यय लगा के खाना, इसमें ये लिख है, लिख मूल धातु है या मूल क्रिया है, इसमें ना प्रत्यय लगा करके लिखना। जो ये क्रिया बनी इसी को मूल क्रिया या रूढ़ क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी है, इसी में रचना के आधार पर दूसरी क्रिया के भेद है यौगिक क्रिया। वे क्रियाएं जो एकाधिक तत्वों से बनती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे गिरना। गिरना ये इसी से मिलकर बनी है, रूढ़ धातु से। जैसे गिर होगा फर्स्ट में, फिर ना प्रत्यय लगा, गिरना हो गया। अब गिरना से ये गिरवाना हो जाएगा, तो ये यौगिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वे क्रियाएं जो एकाधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहले गिर था, फिर गिरना हुआ, गिरना में तो ये रूढ़ क्रिया हो गई, फिर गिरना से गिरवाना हो गया तो वो यौगिक क्रिया हो गई। ठीक है, इसके चार भेद होते हैं यौगिक क्रिया के। फर्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ किसी का कार्य जहाँ किसी का करना या होना कर्ता के माध्यम से न होकर कर्ता की प्रेरणा से किसी अन्य कर्ता के माध्यम से हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है जहाँ किसी कार्य का करना या होना कर्ता के माध्यम से न हो, बल्कि कर्ता की प्रेरणा से किसी अन्य कर्ता के माध्यम से हो। जैसे देखिए, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने मंगवाया है, पर किससे मंगाया है? पिताजी से मंगवाया है। ठीक है, यहाँ प्रेरक कर्ता कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी, और पिताजी हो जाएंगे प्रेरित कर्ता, जो प्रेरित हो रहे हैं, और जो प्रेरक करता है जो प्रेरित कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले एग्जाम्पल में समझेंगे। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम यहाँ पर प्रेरक करता है, ये लिखा गया है, और प्रेरक कर्ता का अर्थ है जो कार्य करवाता है। राम करवा रहा है ना लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण यहाँ पर हो जाएगा प्रेरित कर्ता, जिससे कार्य करवाया जाए। करवाया किससे जा रहा है? लक्ष्मण से, तभी प्रेरित कर्ता हो जाएगा लक्ष्मण। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें चीज़ें हैं कुछ। सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम हैं। प्रायः धातुओं से दो 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 प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। प्रायः धातुओं से। अब देखिए, फर्स्ट प्रेरणार्थक क्या बनेगी? जैसे ऊठ है, ऊठ है, इसका उठना हो गया। फिर गिर है, इसका गिरना या गिराना हो गया। ठीक है, आ या आना प्रत्यय लगा करके प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं किससे? वा या वाना लगा करके, जो मूल धातु है उसमें। ठीक है, मूल धातु यहाँ पर उठ है, इसमें वाना या वा प्रत्यय लगा करके सेकंड प्रेरणार्थक संज्ञा क्रिया बनाई जा सकती है। ठीक है, उठ का उठवाना, गिर का गिरवाना। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखा है मैंने, वाया वाना लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, धातुओं के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो ह्रस्व स्वर हो जाता है। देखिए, जाग मूल क्रिया थी, ये सीख यहाँ पर मूल क्रिया है। ये क्या कह रहा है? यदि दीर्घ स्वर हो तो ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बीच में दीर्घ स्वर है, जगा मतलब दीर्घ हो गया ना, सीखा दीर्घ हो गया। अब ये गा जो है वो ह्रस्व में चेंज हो जाएगा, जगवाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिखाना, ये बीच वाला जो है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या कह रहा है? ह्रस्व स्वर में हो जाएगा। अगला जो पद है सिखाना, सिखवाना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट में है, कभी कभी जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर आता है तो उसमें प्रायः लौ जुड़ता है। जैसे खाना, इसका हो जाएगा खिलाना। ला, लौ प्रत्यय जुड़ा है ना, लौ। ठीक है, खाना खिलाना।
फिर लो या ला कर लो यहाँ, पी से पिलाना हो गया, ऐसे करके अंत में दीर्घ स्वर आ जाता है। ठीक है, अंत में दीर्घ स्वर आ रहा है, देखिए ना ना दोनों ही में आ रहा है, और ला ला करके भी दोनों ही में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है। अकर्मक क्रिया है जैसे हंसना, कल मैंने अकर्मक सकर्मक के बारे में बताया था, उसमें से देख लेना। अकर्मक क्रिया जो है हंसना, उसका जो प्रथम प्रेरणार्थक है उसका हो जाएगा हंसाना, सेकंड प्रेरणार्थक है हंसवाना। मैंने बताया था कि ना में प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी और वाना में द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगी, तभी लिखा गया है हंसना से हंसना से हंसाना बना, ना प्रत्यय लगा करके। ठीक है, फिर इसी से वाना प्रत्यय लगा करके वाना हंसवाना हो गया। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। फिर दौड़ना, ये दौड़ाना, फिर दौड़वाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ना दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना, किसी से दौड़वाना। ठीक है, फिर ओढ़ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओढ़ना का उठाना हो जाएगा। ठीक है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी ओढ़ना की, अकर्मक क्रिया है ओढ़ना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी उढ़वाना। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय भेद है इसका, नाम धातु क्रिया। धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषण से बनने वाली धातु या क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से क्या बन रही है, हाथ, हाथ संज्ञा है तो इसका हो जाएगा हथियाना। ठीक है, फिर सर्वनाम है अपना, इससे हो जाएगा अपनाना। ठीक है, विशेषण है गरम, इससे हो जाएगा गरमाना। फिर विशेषण है चिकना, इससे हो जाएगा चिकनाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है गया है कि नाम धातु क्रिया कौन सी है करके, इसमें से विशेषण से बनी है जो। फिर है नेक्स्ट संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं के मेल से जो बनती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे भारत कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, देखिए। फिर नेक्स्ट है पढ़ रहा था, रहा और था, यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं दो है ना, दो से अधिक धातु। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ये वाला एग्जाम्पल्स है लास्ट वाले। इसमें क्या है, वह घर पहुँच गया, पहुँच और गया दो टाइप की क्रियाएं हो रही है ना, तभी कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं के मेल से बना होता है। फिर देखिए ये मुख्य क्रिया हो गई पहुँच, और गया है जो रंजक क्रिया हो गई यानी सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम संयुक्त क्रिया के बारे में पता लगा सकते हैं। आ गया, यहाँ पर ये आना मतलब मुख्य क्रिया हो गई, गया मतलब रंजक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक क्रिया, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनियों से कल्पित ध्वनियों के अनुकरण में बनाए जाने वाली क्रियाएं ही अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। भौं भौं, फिर इसका अनुकरणात्मक हो जाएगी भौंकना। ठीक है, भन भन अनुकरणात्मक क्रिया है भन भनाना, सनसन सनसनाना। ठीक है, इस प्रकार से हम अनुकरणात्मक क्रियाओं का पता लगा सकते हैं। ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, ध्वनि का अनुकरण हो रहा होगा जिसमें भौं भौं, म्याऊं म्याऊं भी कर सकते हो, यहाँ पर कौन करती है, बिल्ली। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है अन्य भेद, जो क्रिया के और भेद होते हैं ना, दो चार वो पढ़ लेते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट व पूर्ण करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। तुम सोए थे सहायक क्रिया है यहाँ पे। राम चल रहा था यहाँ पर सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। अब मैंने कह दिया राम चल रहा, क्या क्या रहा, था या है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना लास्ट में, तभी कह रहा है कि सहायक क्रिया लास्ट पूर्ण अर्थ प्रकट करती है उसका। फिर पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये है अब पढ़कर क्या होगा, ये है अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर पूर्व क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्या होगा इसके बाद क्या होगा उसको थोड़ा पता है कि अब पढ़कर क्या होगा करके। ठीक है, टाइम निकल गया होगा, तभी पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो गई और क्या होगा ये बाद में आने वाली क्रिया हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देखिए, ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है। मैं खाना खाकर सो गया। खाना खाकर, खाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सो गया जो बाद में हो रही है वो वाली क्रिया हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सजातीय क्रिया। जिस क्रिया के साथ उसी धातु से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए, सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ा। अब देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, सजातीय क्रिया, लड़ाइयाँ लड़ा। यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाएगा भाववाचक और लड़ा हो जाएगा क्रिया। इस प्रकार से सजातीय क्रिया का ये हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा वो भी था, क्या कहते हैं, एक भेद और भी तो था। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 12 भेद हैं। 12 भेद हैं और ये खाली देख लीजिए कि 12 भेद हैं कौन कौन से हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आकस्मिकता बोधक और निरंतरता बोधक, अभ्यास बोधक, संदेह बोधक, अवकाश बोधक, अनिष्टता बोधक, इच्छा बोधक, अनुमति बोधक, आवश्यकता बोधक, अतिशयता बोधक। ये हमारे 12 जो संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर भेद हैं वो हैं। ये वैसे पूछता नहीं है डायरेक्टली, ये क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 12 भेद हैं। और याद कर सको तो इनके जो भेदों में कौन कौन से सम्मिलित नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हो गया इतना ही, काफ़ी है इतना। एक चीज़ और गौर करने लायक है यहाँ, कर्म होता क्या है। ठीक है, कर्म होता क्या है, जिस पर क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जिस पर क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है। उसने कार बेच दी, क्रिया किस पर हो रही है, कार पर हो रही है ना, कार बेच दी ना उसने, कर्म ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, क्रिया किस में हो रही है, पुस्तकालय में हो रही है ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ के यहाँ पर क्रिया है किस में हो रही है, पुस्तकालय में हो रही है। कई बच्चों के डाउट थे इसमें कर्म कैसे पहचानेंगे करके। इस तरीके से जब क्रिया जिस पर क्रिया होती है, जिस पर जो क्रिया होगी उसे कर्म कहा जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हिंदी की क्लास को स्किप करेंगे थोड़े दिनों, अब उत्तराखंड की जो जिला सीरीज चलाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।